आखिरकार महाराष्ट्र की राजनीति में वही हुआ जिसकी चर्चा पिछले कुछ समय से हर तरफ हो रही थी। राज्य में चल रहे नगरपालिका चुनाव ने अब सियासी माहौल को पूरी तरह गरमा दिया है। इन चुनाव को लेकर जो तस्वीर सामने आई है उसने आम जनता से लेकर राजनीतिक दलों तक सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र की अलग अलग नगरपालिकाओं में करीब 70 नगर सेवक निर्विरोध चुने गए हैं। निर्विरोध चुने जाने का मतलब ये होता है कि चुनाव में उनके खिलाफ कोई उम्मीदवार ही मैदान में नहीं रहा। शुरुआत में यह संख्या सामान्य लग सकती है, लेकिन जब इसके पीछे की वजहों पर सवाल उठने लगे तो मामला गंभीर होता चला गया। विपक्षी दलों का आरोप है कि ये सभी निर्विरोध चुने गए नगर सेवक सत्ताधारी खेमे से जुड़े हुए हैं। विपक्ष का कहना है कि ये कोई सामान्य लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं हो सकती, बल्कि ये लोकतंत्र में आई एक खतरनाक खराबी को दिखाता है। उनका दावा है कि चुनावी मुकाबला जनता के सामने खुलकर होना चाहिए था, लेकिन ऐसा होने ही नहीं दिया गया। अब सबके मन में बस एक ही सवाल लगातार चल रहा है कि आखिर एक या दो जगहों पर ऐसा हो सकता है कि चलो उम्मीदवार अपोजिशन में नहीं उतरा, लेकिन ये तो पूरी तस्वीर ही उल्टी है, क्योंकि एक या दो नहीं बल्कि पूरे 70 जगहों पे ऐसा हुआ है कि सत्ताधारी पार्टी की जीत हुई है बिना किसी भी अपोजिशन के। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको अपनी आगे की रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं फिजा, स्वागत है आप सभी का 4 PM न्यूज में। दोस्तों, आपको बता दें कि विपक्ष के तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि कई जगहों पर विरोधी उम्मीदवारों को पैसे और दबाव के जरिए नामांकन वापस लेने के लिए मजबूर किया गया है। यानी चुनाव लड़ने के बजाय उन्हें पीछे हटने के लिए मोटी रकम ऑफर की गई है, ताकि सत्ताधारी दल के उम्मीदवार बिना किसी मुकाबले के जीत जाएं और जीत को निर्विरोध बताया जा सके। कल्याण, डोंबिवली, थाने, जलगांव, पनवेल, भिवंडी और धुले जैसे बड़े और अहम शहरों में हुई निर्विरोध जीतों को लेकर सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष का दावा है कि इन इलाकों में खुलेआम पैसों का खेल खेला गया है। कहीं 5 से 8 करोड़ रुपए तो कहीं 3 करोड़ रुपए तो कहीं 20 से 30 लाख रुपए तक दिए जाने की चर्चाएं सामने आई है। इतना ही नहीं, विपक्ष का यह भी कहना है कि कई उम्मीदवारों ने अपनी अपनी पार्टी की औपचारिक अनुमति लिए बिना ही नामांकन वापस ले लिया। इससे ये सवाल खड़ा होता है कि क्या ये फैसले पार्टी की रणनीति के तहत लिए गए थे या फिर व्यक्तिगत फायदे के लिए। विपक्षी नेताओं का कहना है कि अगर चुनाव इसी तरह पैसे, दबाव और डर के माहौल में कराए जाते रहे तो आम जनता का लोकतंत्र से भरोसा धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। दोस्तों, चुनाव लोकतंत्र की आत्मा होते हैं, जहां जनता को सही और गलत के बीच चुनने का मौका मिलना चाहिए, लेकिन जब मुकाबला ही खत्म कर दिया जाए तो जनता की आवाज दब जाती है। अब ये मुद्दा सिर्फ नगरपालिका चुनाव तक सीमित नहीं रह पाया, बल्कि ये पूरे राज्य की राजनीति और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष ने मांग की है कि इन मामलों की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हो सके। लेकिन दोस्तों, ये सबके बीच सबसे ज्यादा सुर्खियों में है भारतीय जनता पार्टी। जी हाँ दोस्तों, शिवसेना के मुखपत्र सामना के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी पर इस पूरे मामले में दोहरे रवैये का गंभीर आरोप लगाया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आपको याद होना चाहिए कि भाजपा पहले ऐसे चुनाव और निर्विरोध चुने जाने को लोकतंत्र के लिए खतरा बताती थी। आज वही हालात दूसरे राज्य में उसके शासन के दौरान देखने को मिल रहे हैं। आपको याद दिला दें कि साल 2018 में पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव के दौरान बड़ी संख्या में सीटों पर तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए थे। उस समय भारतीय जनता पार्टी ने इस पर जोरदार विरोध किया था और इसे खुलकर लोकतंत्र की हत्या बताया था। भाजपा का तब कहना था कि पश्चिम बंगाल में विपक्षी उम्मीदवारों को नामांकन भरने से रोका गया, सरकारी तंत्र का खुलकर दुरुपयोग किया गया और चुनाव आयोग ने भी सब कुछ देखते हुए आंखें मूंद ली। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया था कि डर, दबाव और हिंसा के माहौल में निष्पक्ष चुनाव कराना नामुमकिन हो गया है। लेकिन दोस्तों, मुझे एक बात समझ नहीं आई। 2018 में तो बीजेपी ने सीधे सीधे चुनाव आयोग को भी हत्थे ले लिया था, सारी गलती चुनाव आयोग की बताई थी। तो अभी जब कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने वोट चोरी का इल्जाम लगाया, तब यही बीजेपी ये कह रही थी कि इस तरह से इल्जाम लगाकर चुनाव आयोग की छवि खराब की जा रही है। तो उस वक्त जब ये गलत था तो अब कैसे सही हो गया? इसका सही जवाब मेरे पास है दोस्तों। इन दोनों कंडीशन में फर्क सिर्फ इतना बताया जा रहा है कि तब भाजपा विपक्ष में थी और आज भाजपा सत्ता में है। यानी जिस व्यवस्था और तारीखों पर भाजपा पहले सवाल उठा रही थी, अब उसी पर खुद घिरती नजर आ रही है। सबसे ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि सामना के पत्र में यह भी लिखा गया है कि भाजपा इस मुद्दे को लेकर सीधे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी तब हजारों ग्राम पंचायत सीटों पर निर्विरोध चुनाव होने पर हैरानी जताई थी और पूरे मामले को गंभीर बताया था। अब बड़ा सवाल ये उठता जा रहा है कि अगर आज महाराष्ट्र में भी वैसी ही स्थिति बन रही है तो क्या इससे भी लोकतंत्र के लिए उतना ही खतरनाक नहीं माना जाना चाहिए? विपक्ष का कहना है कि लोकतंत्र के पैमाने
सत्ता और विपक्ष के हिसाब से नहीं बदल सकते। अगर कल बंगाल में निर्विरोध चुनाव गलत लगते थे तो आज महाराष्ट्र में भी उन्हें गलत ही माना जाना चाहिए। इस पूरे मामले ने भाजपा की राजनीतिक नैतिकता और सिद्धांतों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब जनता और विपक्ष ये जानना चाहती है कि क्या लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपनाए जाने वाले नामक सभी राज्यों और सभी परिस्थितियों में एक जैसे रहेंगे या फिर सत्ता बदलते ही उनके मायने भी बदल जाएंगे। दोस्तों, कानून के मुताबिक भारत में होने वाले हर चुनाव में मतदाताओं को नोटा यानी कि नन ऑफ फेवर का विकल्प दिया जाता है। नोटा का साफ मतलब होता है कि मतदान चुनाव में खड़े किसी भी उम्मीदवार को स्वीकार नहीं करना। यानी अगर वोटर को लगता है कि कोई भी उम्मीदवार योग्य नहीं है तो वो नोटा का बटन दबाकर अपनी असहमति दर्ज कर सकता है। आलोचकों का कहना है कि जब चुनाव प्रक्रिया में नोटा जैसा विकल्प मौजूद है तो फिर किसी भी सीट को पूरी तरह निर्विरोध कैसे माना जा सकता है। उनका तर्क है कि लोकतंत्र में अंतिम फैसला जनता का होता है, न कि सिर्फ उम्मीदवारों की संख्या का। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर किसी सीट पर केवल एक ही उम्मीदवार बचता है तब भी वहां वास्तविक मतदान कराया जाना चाहिए ताकि जनता को नोटा के जरिए अपनी राय रखने का मौका मिल सके, क्योंकि यह संभव है कि बड़ी संख्या में मतदाता उस एकमात्र उम्मीदवार को भी स्वीकार न करें। आलोचकों का यह भी कहना है कि अगर किसी सीट पर नोटा को भारी संख्या में वोट मिलते हैं तो ये साफ संकेत होता है कि जनता उस उम्मीदवार से संतुष्ट नहीं है। ऐसे हालात में चुनाव दोबारा कराना लोकतांत्रिक रूप से जरूरी हो सकता है ताकि मतदाताओं को बेहतर विकल्प मिल सके। इसी आधार पर यह दावा किया जा रहा है कि जिन सीटों को सभी निर्विरोध घोषित किया गया है वहां भी चुनाव कराए जाने चाहिए ताकि ये साफ हो सके कि जनता वास्तव में उस उम्मीदवार के साथ है या फिर नहीं। बिना मतदान के किसी को विजेता घोषित करना मतदाताओं के अधिकारों को कमजोर करता है। कुल मिलाकर नोटा का विकल्प लोकतंत्र में जनता की आवाज का एक अहम जरिया है। अगर इसे नजरअंदाज कर दिया जाए और बिना मतदान के ही जीत घोषित कर दी जाए तो इससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल खड़े होना स्वाभाविक है। इसलिए आलोचक मांग कर रहे हैं कि निर्विरोध सीटों पर भी वोटिंग कराई जाए ताकि चुनाव पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी हो सके। दोस्तों, विपक्ष का कहना है कि ये जनता के भरोसों के साथ धोखाधड़ी की जा रही है। कुछ जगहों पर तकनीकी कारणों से निर्विरोध चुनाव संभव हो सकते हैं, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर ऐसा होना सामान्य नहीं माना जा सकता। चुनाव आयोग, पुलिस प्रशासन और पूरी व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आरोप है कि पैसे की बारिश में न सिर्फ उम्मीदवार बल्कि कहीं कहीं मतदाता भी बह गए हैं। इसे लोकतंत्र का माफियाकरण बताया जा रहा है, जहां वोट से नहीं बल्कि धन और दबाव से जीत तय हो रही है। दोस्तों, इस तरह की घटनाएं महाराष्ट्र की राजनीतिक प्रतिष्ठा और नैतिकता पर गहरा असर डालती है। अगर चुनाव से पहले ही जीत खरीद ली जाए तो चुनाव प्रक्रिया का मतलब ही क्या रह जाता है। सवाल यह भी है कि क्या लोकतंत्र सिर्फ नाम का रह जाएगा या व्यवस्था इस पर गंभीरता से एनालिसिस करेगी। आपको क्या लगता है दोस्तों? आपकी राय हम जरूर जानना चाहेंगे, हमें कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अब आपसे बड़ी खबर के साथ।